हाय एवरीवन, दिस इज प्रभव। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आपने जब पार्ट फर्स्ट देखा वो कैसा लगा, आया समझ में? आई होप आया होगा। नहीं आया कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और मैं आपको समझा दूँ कि अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वो ले रहे हैं जो PYQs में पिछले सालों में आ चुके हैं। देखो क्या है ना, कि एक होता है कि आप एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको एक एक लेके उस पर पूरा पढ़ो। ज्योग्राफी में तो कितनी बुक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है। और आपके एफ कैट एस में कितने क्वेश्चन आते हैं? एफ कैट का ले लो अगर, तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। जियो और पॉलिटी दोनों मिला के, हिस्ट्री मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा अभी। जियो और पॉलिटी जो मैंने पढ़ाई है उसे मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। वेटेज है 15 से 18 क्वेश्चन का। ज़रूरी वेटेज है, लेकिन अपन स्मार्टली पढ़ेंगे ना। अपन अपन ने नोटिस किया है कि क्या पैटर्न आता है क्वेश्चन का, उसी से लेके अपन टॉपिक चूज करेंगे, उसी से क्वेश्चन करेंगे और उसके आसपास अगल बगल के टॉपिक को भी खंगालेंगे कि क्वेश्चन आए तो कोई क्वेश्चन छूटे भी नहीं और कवर भी हो जाए। थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है। अभी आपका CDS का जो होगा मैं कोशिश करूंगा बताने की, उसमें मैं पूरे पूरे टॉपिक कवर करूंगा। पर अभी नहीं, आपके पास 2 महीने हैं एफकेट के लिए ऑलमोस्ट, तो आप पढ़ सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप एग्जाम में जाओगे, आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या किया था, कल अपन ने 10 क्वेश्चंस किए थे ये, ठीक है। क्या था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सेकेंड सॉरी, कल राइट। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? कल अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ऑल राइट, B.R. अम्बेडकर। ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? कहाँ सिचुएटेड है? स्ट्रेटोस्फियर में। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी है, ठीक है। ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मतलब चेंज होते रहते का मतलब है कि जैसे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो चेयरमैन बन जाएगा। ऑल राइट, और इनका तो प्रॉपर वो होता है। तो चेयरमैन कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मजुली लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र में। स्टेट भी बता देंगे कि असम में बनता है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है? सैंगपो। अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? दिहांग। सब पता है अपने को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन या इक्वेटर, कुछ भी बोल लो। कैंसर बोल लो, कैप्रिकॉन बोल लो, इक्वेटर बोल लो। तीनों 3 कॉन्टिनेंट से पास करते हैं, ठीक। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है तीनों। मतलब मैं आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, और नहीं तो आप पिछला वीडियो देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी कौन थे? सी राजा गोपालाचारी थे, ठीक है। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? पूरा मैप बना के बताया था, अंडमान निकोबार आइलैंड। डूरन लाइन किसे किसे अलग करती है? इंडिया के POK को और अफगानिस्तान को अलग करती है। इन विच ईयर सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट? बताओ। 1975 में क्या हुआ था? फुल फ्लेज स्टेट बना था। कौन सा से? 36 CAA से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 35 CAA से हमने क्या किया था? हमने इसे एसोसिएट राज्य बनाया था। कौन से साल में एसोसिएट स्टेट बनाया था? कौन से ईयर में बनाया था? 1974 में, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड कॉज समर मानसून? प्रॉपर डायग्राम से बताया था कि ये इधर से आती है, आपके इधर तिब्बत है, तिब्बत में गर्मी पड़ती है तो सन ऊपर होता है, यहाँ बनता है आपका लो प्रेशर गर्मी की वजह से, यहाँ हाई प्रेशर बनता है तो हाई से लो में ट्रेवल करती है, ठीक है। इधर अरेबियन सी से पानी उठता है और पूरे इंडिया में धूम धड़ाका होता है, ठीक है, बारिश होती है। और फिर क्या होता है कि 2-3 महीने होने के बाद फिर इधर हिमालय से चीज़ें टकरा के वापस आने लगती हैं, क्योंकि ये बच गया, तमिलनाडु बच जाता है। तो जब वापस आती हैं तो फिर ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के तमिलनाडु पे बरस के चले जाते हैं। इसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये कल पढ़ चुके हैं आप पूरा तो। और समर मानसून का क्या बोलेंगे? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो इधर से आता है
तो साउथ वेस्ट मानसून है समर वाला, और रिट्रीटिंग मानसून कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट ही रहा। आई होप आया होगा। तो आज अपन को यहाँ से करना है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं ढंग से समझाऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, तो प्रियम्बल, एक सेकंड, ये तो कल का अपना कल पूरा बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे क्या था, प्रॉपर बताया सब। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। ये लाइंस, चलो वेरी गुड। यहाँ से आज का चालू करते हैं अपना। ऑल राइट, तो क्या पढ़ना है अपने को? प्रियम्बल। ऑल राइट, प्रियम्बल के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इसे लेकर। आ रहा है समझ? आई होप आ रहा होगा। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे। ठीक है, और बाद में क्या किया गया, इसी को मॉडिफाई किया गया और इसे बना दिया गया प्रियम्बल। इन्हीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके प्रियम्बल बना दिया गया। और जो आपका क्वेश्चन पूछा था, ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, पूरा इन्हीं का वो खेल था। ऑल राइट, आया होगा समझ, आई होप, है ना? चलो, अच्छा प्रियम्बल तो बन गया। अब मेरे को ये बताओ कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यस, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि अमेंड कर लो, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और उसके अलावा अपन अमेंड कर सकते हैं। अपन मतलब गवर्नमेंट। ऑलराइट, पर बस ये ध्यान रखना कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना हो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि प्रियम्बल जब अमेंड हुआ हो? जी बिल्कुल हुआ है। प्रियम्बल का अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। ऑल राइट, ये कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1976 में। 1976 में 40, यहाँ लिखता हूँ, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने प्रियम्बल में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया था? पहले आप ये जान लो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। वो 3 वर्ड क्या थे? 3 words were added। वो 3 words क्या क्या थे? था सेक्युलर, दूसरा था सोशलिस्ट, तीसरा था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल, जब प्रियम्बल बस एक ही बार अमेंड हुआ है अपना, और उस टाइम पे ये 3 वर्ड्स अमेंड किए गए हैं। कब अमेंड हुआ है? 1976 में अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। प्रियम्बल बना कैसे? जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, उसी को मॉडिफाई करके प्रियम्बल बना है। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, याद है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रियम्बल तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या मैंने आपको बताया था
कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब कितने टाइम में बना था। तो बेसिकली अपना कॉन्स्टिट्यूशन 13 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड, और इसने बनने में लगाए थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे। ऑल राइट, टू कंप्लीट। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सील यूज करी गई थी। सील सबको पता होगा क्या होता है। सील पे किसका चिन्ह बना था? एलिफेंट का। आ जाएगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम्स के एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर थे ऑप्शन में था ये, तो BN राव जी थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम एडवाइजर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन थे? BN राव। क्या सील थी? एलिफेंट। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब बनना स्टार्ट हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑल राइट, ये अपन ने पढ़ लिया प्रीएम्बल से रिलेटेड। कब कैसे बना प्रीएम्बल और कब अमेंड हुआ, क्या क्या ऐड हुआ, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अपन को आंसर मिल गया, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आते ही आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आ जाए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आते ही आपके दिमाग में जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाए। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अपन बात करेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब तो उसमें चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। ये दोनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इनमें एक्सक्लूसिव मतलब पता है क्या है? एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि सिर्फ वो पावर उसी की, सिर्फ लोकसभा की पावर है और किसी के पास वो पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव, ठीक है। टीवी में आता है ना एक्सक्लूसिव न्यूज़, क्योंकि उन्हीं के पास ये न्यूज़ है, किसी और के पास वो न्यूज़ नहीं है, बड़े भले ही वो फेक न्यूज़ हो, मनगढ़ंत हो, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब पता चला। एक्सक्लूसिव मतलब यहाँ ऐसी पावर कौन सी है जो सिर्फ लोकसभा के पास है। देखते हैं। पहला दिया है टू इंट्रोड्यूस मनी बिल। टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, सॉरी, सबसे पहले तो आपको पता होगा मनी बिल आपके कौन से आर्टिकल में आता है। मनी बिल का जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल 110 में मनी बिल का जिक्र किया गया। और बिल्कुल सही बात है कि इसको, अरे क्या हो गया, और इसकी पावर सिर्फ लोकसभा के पास ही होती है। तो पहला तो सही है। अगले पे आते हैं। टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कितने तरीके की होती है? इमरजेंसी आपके 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी होती है नेशनल इमरजेंसी, यहाँ आ जाएगा क्या? नेशनल इमरजेंसी होती है एक आपकी होती है स्टेट की इमरजेंसी, एक आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? ये आर्टिकल आती है 352 के अंडर में। 352, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर में आती है? 356 आर्टिकल के अंडर में आती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर में आती है? ये आर्टिकल के अंडर में आती है 360। देख लो, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस को अपने उसमें लगा लो क्रोनोलॉजी में, और इनमें 4 का डिफरेंस है, 352, 356, 360, याद कर लो, ठीक है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये तो था नहीं, मेन क्वेश्चन था कि किसके पास पावर होती है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। इमरजेंसी तो ये आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास होती है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है लोकसभा की।
ठीक है, दोनों कर सकते हैं। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट भी आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही काम होता है, दोनों के पास ही पावर होती है। अच्छा, इम्पीच प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, यहाँ लिख देता हूँ, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है, इसके बारे में डिटेल में आगे क्वेश्चन है उनमें बात करेंगे। ये आर्टिकल आता है 61, याद कर लेना। बनता कैसे है, आर्टिकल 52 में जिक्र है। चलो अभी 61 याद करो इम्पीचमेंट का, आगे क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये लोकसभा राज्यसभा ये भी दोनों कर सकते हैं। नहीं, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसका मतलब क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है, एनएफसी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि जैसे मान लो दो पार्टी लड़ रही थी, बीजेपी कांग्रेस, ठीक है, बीजे और कितनी सीट्स पे लड़ रही थी, ये लड़ रही थी 120 सीट पे, ठीक है। तो बीजेपी के हाथ में आई 61 सीट, कांग्रेस के हाथ में आई 59, मेजॉरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, सरकार बना लेगी, ठीक है। कुछ महीनों बाद कांग्रेस वालों को पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है बीजेपी में, इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अपना मतलब सपोर्टिव नहीं है बीजेपी की तरफ, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे बीजेपी को। तो वो क्या करेगी, कांग्रेस जाके लगा देगी नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी के ऊपर। अब बीजेपी को क्या करना होगा, बीजेपी को अपना बहुमत साबित करना होगा पार्लियामेंट में। अगर वो साबित कर लेती है कि हाँ मतलब जितनी सीटें हैं टोटल उनका हाफ +1, अगर वो साबित कर लेती है इतना, तो वो पार्टी में बनी, वो पावर में बनी रहेगी। अगर नहीं कर पाती है तो पार्टी गिर जाएगी। आया समझ में। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस जब अपोजिशन पार्टी ये देखती है कि जो पावर में है पार्टी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं उसके फेवर में नहीं है, तो वो लगा देगी जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जिसको अगर प्रूव नहीं कर पाती है पावर में रहने वाली पार्टी, तो वो पार्टी गिर जाती है नीचे, ठीक है। चलो, और एक और तरीका होता है, तरीका क्या मतलब, अगर कोई पार्टी बजट पेश नहीं कर पाती है, बजट पेश करने में फेल हो जाती है, तो पार्टी ऑटोमेटिकली गिर जाती है, सरकार गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गिर जाती है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सही है आपका, ठीक है। ओनली लोकसभा इज द पावर, ठीक है। तो 1 और 4 ये रहा आंसर, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना। हु इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट कौन नहीं होता, तो इसके लिए आपको थोड़ा ब्रीफ में पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ऑलराइट। तो सबको पता है इंडिया की पॉलिटी कैसी है, इंडिया है, इंडिया की पॉलिटी कैसी है, आप कहोगे सर इंडिया की पॉलिटी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हम लोग हेड चुनते हैं अपना खुद, पीपल इलेक्ट करते हैं हेड को, कैसे इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन से हेड करते हैं। इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ईसीआई लिख सकते हैं, ठीक है। ईसीआई का जिक्र पता है ना आपको, कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंडर में आती है, ऑल राइट, इतना आ गया समझ। अच्छा, और वोट कौन कौन कर सकता है, वोट जो 18+ है,
जो कोई भी इंडिया का नागरिक है और 18 प्लस है वो बहुमत दे सकता है, वोट कर सकता है। लेकिन ये क्या ये शुरू से 18 प्लस ही था? बिल्कुल नहीं, पहले ये था 21 प्लस, बाद में इसे जाके 18 प्लस किया गया। कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे 18 प्लस 21 से हटा के 18 प्लस किया गया। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 61st CAA से इसे 18 किया गया, पहले 21 था शुरू में। ठीक है, चलो अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताओ, आपने सुना होगा कि कितने स्तंभ हैं अपने उसके, तो मेन अपना गवर्नमेंट कैसे चलती है, अपना देश कैसे चलता है? देश कैसे चलता है? 3 फेज है उसके, यहाँ लिख दूँ। पहला फेज है एग्जीक्यूटिव, सॉरी, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है जुडिशरी। ठीक, तो अब क्या होता है ना, सेट आते हैं, तो क्या होता है ना इसमें कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं रूल्स लगवाने वाले, प्रॉपर हिंदी में लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, रूल लगवाने वाले या एनफोर्स कराने वाले। ठीक है, लेजिस्लेटिव में कौन आता है? रूल बनाने वाले, मेकर। ठीक है, आया? ये रूल्स लगवाने वाले में कौन कौन आता है? रूल्स लगता है आपका PM, CM, यही लोग लगवाते हैं, गवर्नर हो गए। ठीक है, और बनाने वाले कौन होते हैं? बनाने वाले होते हैं आपके पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, अब ये आपको बाद में बताऊंगा कि पार्लियामेंट के अंडर में क्या कौन कौन आता है, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, जुडिशरी कौन? जुडिशरी आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी आपकी हाई कोर्ट है, न्यायाधीश, न्यायालय। ऑल राइट, तो आपके पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? आपके पार्लियामेंट में आती है राज्यसभा, पार्लियामेंट में आती है लोकसभा, या फुल फॉर्म में लिखूं, ऐसे समझ में आ रहा है ना? आता है तीसरा क्या लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्लियामेंट के पार्ट्स होते हैं। आया समझ? ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि पार्लियामेंट के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ऐसे ही पार्लियामेंट के जो ये पार्ट हैं, ऐसे स्टेट में क्या होता है? स्टेट में 3 पार्ट स्टेट में भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक आपके गवर्नर होते हैं, सॉरी, एक आपका होता है लेजिस्लेटिव, ये क्या है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक आपका होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल राइट, समझ में आया इतना? मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 वो होते हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। और वहीं जो आपका स्टेट का होता है, स्टेट लेजिस्लेचर बोल लो, ये आपका सेंट्रल के लेवल का है या आपका स्टेट के लेवल का है?
तो इसमें कौन कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, ठीक है। और कई कई राज्यों में ऐसा है, मतलब दो तरह के स्टेट्स हैं अपने यहाँ, स्टेट 1 स्टेट 2। क्या है? एक ऐसे स्टेट है जिनमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, ज्यादातर में ऐसे ही है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और जिन स्टेट में ये दोनों होता है उसे हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, दोनों हाउस होता है। बाई कैमरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्या, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाहर बाहर मतलब इतना पढ़ लो काफी आपके लिए, ठीक है। चलो एफ के एसएससी के लिए, ठीक है। सीडीएस के लिए तो मैं पूरा ही कोशिश करूंगा पढ़ाऊं, ठीक है। अच्छा, ये बाई कैमरलिज्म कितने स्टेट्स में है? क्योंकि गिने चुने 6 स्टेट्स हैं अपने जहां ये बाई कैमरलिज्म लगती है, वो बड़े बड़े ही हैं इस वजह से, ठीक है। एक आपका हो गया यूपी, बिहार, और आपका महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हो गए। हाँ, इन राज्यों में आपके बाई कैमरलिज्म है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और बाकी जगहों पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऑल राइट, आया समझ? चलो बढ़िया है। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतने में अपने को आंसर मिल गया होगा। मैं रिकॉल करा दूं, इंडिया की पॉलिटी कैसी है अपनी? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में लोग हेड चुनते हैं। हेड कैसे चुनते हैं? इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। कैसे कराती है? आर्टिकल 324 में पूरा जिक्र है इसका। कौन कौन वोट कर सकता है? 18 प्लस के लोग। ऐसा शुरू से नहीं था, शुरू में 21 प्लस का प्रावधान था, फिर उसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 18 प्लस कर दिया गया। ऑल राइट। अच्छा, तो अपने जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, कंट्री कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है? गवर्नमेंट चलने के लिए अपने पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 चीजें हैं। लेजिस्लेटिव क्या होता है? रूल बनवाने वाले, मतलब रूल बनाने वाले, मेकर। पार्लियामेंट बनाती है रूल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? रूल लगवाने वाले, एनफोर्स करने वाले, ठीक है। पीएम, सीएम, ये सब होते हैं। जुडिशरी कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अपना कोर्ट संभालती है, न्याय करती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? अपन ने यहाँ से पार्लियामेंट में देख लिया, पार्लियामेंट में लॉ बनता है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी आपने देखा था लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन कौन सी थी, याद आया? मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटर सेम, ये स्टेट लेवल पे है पार्लियामेंट, और सॉरी, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें गवर्नर आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हर स्टेट में है। सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरलिज्म है, बाकी में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। इतना आया समझ? बढ़िया। चलो, हाँ, विच हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, पढ़ा है अपने। स्टेट लेजिस्लेटर का गवर्नर पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट होती है। यहाँ क्या दिया है? गवर्नर पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट होती है, चीफ मिनिस्टर पार्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? आप यहाँ देख चुके हो। चीफ मिनिस्टर की पावर वही है जो पीएम की पावर है। पीएम की पावर क्या थी? पीएम की पावर थी एग्जीक्यूटिव वाली, वही सीएम की पावर है, ठीक है। आया समझ? बढ़िया। चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ओइंग टू रिमूवल, डेट,
रेजिग्नेशन इंकम्बेंट और अदरवाइज। ये सिंपली बोल रहा है कि जब प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाए, इम्पीच हो जाए, और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों साथ में निकल जाएं, साथ में रेजिग्नेशन दे दें, साथ में छुट्टी पे चले जाएं, साथ में कुछ भी हो जाए, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की दोनों की कुर्सी खाली हो जब, तो कौन आएगा सीन में, कौन उसका चार्ज संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं होंगे तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भार संभालेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं हुआ तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भार संभालेगा। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो इसमें बेसिकली ये पूछा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो तो भार कौन संभालेगा? सीजीआई, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलो क्वेश्चन में पूछ लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो आप एक लेवल आगे का बढ़ के जा रहे हो कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो संभालेगा, वो एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। ऑलराइट, आगे आते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द मनी बिल? ये आप पढ़े हैं अभी, मैंने आपको कहाँ बताया, यहाँ बताया। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? 110। ठीक है, मनी बिल होता क्या है, किसी को पता है? अच्छा, बिल क्या होता है? बिल, बिल आपके हाउस में आता है, ठीक है, वही राज्यसभा लोकसभा आपके हाउस में आता है, उसके बाद पास होके बन जाता है एक एक्ट या रूल कह लो। बिल रॉ होता है, वो हाउस में पेश किया जाता है, उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो वही एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? और यहाँ लिखा है मनी, तो पैसों से, मनी से रिलेटेड जो बिल है वो आप पहले तो देख चुके हैं, एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ लोकसभा के पास होती है, सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है। राज्यसभा के पास क्या होता है? राज्यसभा सजेस्ट कर सकता है, राज्यसभा सजेशन दे सकता है, और राज्यसभा के पास बिल को पास करने के लिए 14 दिन का टाइम होता है। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा के पास क्या है? 14 दिन का टाइम है। अगर इतने टाइम में अगर वो पास नहीं करता है, 14 दिन में अनेबल टू पास, 14 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मतलब कोई महत्व नहीं है राज्यसभा का मनी बिल को लेके, बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक्सक्लूसिव पावर मनी बिल की लोकसभा के पास है। आर्टिकल 110 कहाँ गया? 110 में इसका जिक्र है, यहाँ भी लिख लो जिससे भूलो नहीं। ठीक है, आया समझ में? चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्टेट? स्टेट पढ़ा होगा, सुना होगा, वैसे इतना डीप इसके लिए नहीं पढ़ना है, बस अपन ये जान लेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है। जानने के लिए क्या, पहले तो जान लो कहाँ पड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट में आपका ये जाती है। क्या है? बेरिंग स्ट्रेट से ये पास होती है। ऑलराइट, सो अपन यहाँ बनाते हैं और बताते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। ऑलराइट, कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये मान लो अर्थ है, ये कैसा बनेगा? ये अर्थ है, ठीक है। इसमें आपने पढ़े हैं लॉन्गिट्यूड, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। एक आपका ये होता है, ये लैटिट्यूड होता है, इसमें भी 0 डिग्री होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इक्वेटर। और जो 0 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड होता है, ये लैटिट्यूड था, लेटा हुआ, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है ये। इसे अपन बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लाइन को।
आ जाएगा क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। उसके इधर होता है ऐसे, तो ऐसे तो होता है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा तब और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये ऐसे आपका 15-15 डिग्री करके जाता रहता है, 15, 30, 45, 60 ऐसे ऐसे करके जाता है। और वहाँ 100 इसके जस्ट 0 डिग्री के जस्ट पीछे अर्थ है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे लाइन है 180 डिग्री की, यहाँ लिख ले रहा हूँ। जैसे मैं ये पीछे वाला अर्थ बनाऊं तो सामने 0 डिग्री था, ये पीछे का है 180 डिग्री। तो ये होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन का अब ये मिटाना ही पड़ेगा, चलो अभी यहाँ कर लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे पड़ती कहाँ पे है, तो पड़ती तो पैसिफिक ओशन में है, मतलब पैसिफिक ओशन से क्रॉस होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल डेट लाइन क्रॉसेस थ्रू पैसिफिक ओशन। बीच में कोई कंट्री नहीं पड़ती, कंट्री इसलिए जानबूझ के नहीं पड़ती है क्योंकि जैसे ये डेट लाइन है, इधर कोई कंट्री पड़ गई, ये कंट्री है कोई, ठीक है, तो फिर इसका आधा टाइम तो यहाँ पे 4 तारीख होगी तो यहाँ 5 तारीख हो जाएगी, 3 होगी यहाँ 4 हो जाएगी, तो दिक्कत ना हो इसलिए इसे ओशन से निकाला गया है, पैसिफिक ओशन से, ठीक है। आया समझ। तो पैसिफिक और ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, बीच बीच में जो आइलैंड वगैरह है इन्हें बचाने के लिए हल्का सा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप नहीं है। अब बस इतना जान लो कि बेरिंग स्ट्रेट जगह है जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, ठीक है। इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हुम। इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, तो बेसिकली इसका आंसर सिंपल है, प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऑलराइट, सॉरी, हाँ, ऑलराइट। तो इतना तो पता है प्रेसिडेंट करता है, बस थोड़ी कुछ बातें और जान लो। यहीं बता दूं या कहाँ बता दूं, कोई पेज तो बचा नहीं है, फ्रंट पेज को लेते हैं ये। अ, हाँ, तो आपका जो बेसिक वो होता है कोर्ट्स का, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये आपके सेंट्रल लेवल पे होती है, सुप्रीम कोर्ट। आपके स्टेट लेवल पे कौन सी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट। और एक आपकी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं ये जो जज बनते हैं, तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती, मिनिमम नहीं होती, मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मैक्सिमम 65 ईयर्स तक बनो तो बन जाओ, सॉरी, मैक्सिमम 65 ईयर्स तक बनो तो बन जाओ, नहीं तो नहीं, मिनिमम कोई एज नहीं है। ऐसे ही हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको मिनिमम 62 ईयर्स होने चाहिए। पंचायत का जानते हैं, पंचायत चुनाव जो होते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 21+ होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप एमएलए का लड़ते हैं, एमएलए का लड़ते हैं तो आपकी एज मिनिमम, ये मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम इन दोनों की मिनिमम होती ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम एज एमएलए के लिए 25 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप हाई कोर्ट के जज का, मैं क्या बोल रहा हूँ,
तो बता दिया। लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का, तो भी आपकी 25 प्लस होनी चाहिए मिनिमम। राज्यसभा का लड़ते हैं अगर आप, ये नोट कर लीजिएगा और 3-4 बार रिकॉल करना, याद हो जाएगा। 30 प्लस होनी चाहिए। और क्या बचता है, कोई बचता है, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हो, इसके अलावा कौन से चुनाव बचेंगे, कोई नहीं। 35 प्लस होनी चाहिए मिनिमम। इन सब में मिनिमम एज का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के लिए नहीं है ऐसा, ठीक है। मैक्सिमम 65, मैक्सिमम 62। ऑलराइट, बस। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो यार पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करता, कहाँ से, मैं दोबारा बना दूँ, दोबारा बना दूंगा, पिछला भी देख लो। चलो पहले बना दे रहा हूँ फिर दिखाऊंगा, मैंने कहोगे चीटिंग कर ली। तो यार नाइट्रोजन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ये अपना अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये अपना 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है इसका बता रहे हैं, इधर ही बना दे रहा हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर और इसके बीच में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ऑलराइट, तो ये इसने क्या पूछा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो अपना इंडिया कहाँ है, पता है आपको, आप सबको, यहाँ पे इंडिया है। तो बेसिकली एशिया पड़ता है इधर, एशिया है आपका, और अफ्रीका आपका है, नॉर्थ अमेरिका है, और मतलब ये जो लाइन जा रही है ये इन्हें कट करते हुए जाती है, ठीक है। और आपका साउथ अमेरिका से है। तो ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका से पास हो रही है, अफ्रीका से पास हो रही है, और एशिया से पास हो रही है। तो कहाँ से पास नहीं होती ऐसा पूछा गया है। तो नॉर्थ अमेरिका से होती है, अफ्रीका से होती है, एशिया से होती, साउथ अमेरिका से नहीं होती। साउथ अमेरिका तो कैप्रिकॉन में पड़ा ना, यहाँ पे कैप्रिकॉन पास होता है यहाँ से, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, ठीक है। याद आया पिछला वाला, यार पिछला मैंने कहाँ समझाया था आप लोग को, ये रहा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, नोट करके रखा है ना, काम आएगा आप ही के। चलो, हाउ मच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ये मैं आपको बता रहा था जब अभी, इंडिया का बेसिकली टाइम पूछा है तो यही बता दूंगा मैं। ये प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री, इसके इधर जाओगे तो, इधर से बताता हूँ, इसके इधर जाओगे तो टाइम ऐड होगा, इसके इधर जाओगे तो टाइम माइनस होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इंटरनेशनल डेट लाइन में आप जब भी वेस्ट टू ईस्ट में ट्रेवल करेंगे और ईस्ट से वेस्ट में ट्रेवल करेंगे, जब भी आप ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट में ट्रेवल करते हैं, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों होता है, क्योंकि इतना आएगा नहीं, इतना आ जाएगा, गेन होता है कि लूज होता है। जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो आप गेन करते हैं एक डे, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो आप लूज करते हैं एक दिन को, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी क्या है, इधर जाएंगे आप तो ऐड होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा टाइम, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पूछा है। इंडिया से पहले आप बताओ कि अर्थ एक पूरा चक्कर लगाती है, उसे 360 डिग्री बोलेंगे। तो ये 360 डिग्री वो कितनी देर में कवर करती है, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी वो, 360 अपॉन 24,
मतलब 1 घंटे में कवर कर रही है 15 डिग्री। ये मतलब ये अच्छा 15-15 डिग्री का मतलब है 1-1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो कंट्री 15 डिग्री पे पड़ रही है उस पे एक यहाँ बज रहे हैं 12, तो यहाँ बजेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे करके बजेंगे 6। ठीक है, अच्छा बताओ जिस कंट्री में 45 डिग्री है उधर कितने बज रहे होंगे? तो आपको वैसे 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, 45 डिग्री मतलब 3 घंटे। बिल्कुल सही। तो अपने इंडिया में क्या है, इंडिया का टाइमिंग है 82.5, या लिख लो 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, इधर पड़ता है ना इंडिया। तो अच्छा ठीक है, तो अच्छा है 15-15 डिग्री का है, तो 15 डिग्री का करें तो 75 डिग्री के बाद पड़ेगा। हाँ कंफर्म है, मतलब 5 घंटा तो यहाँ से ले लिया। फिर 82.82 और 75 में कितना डिफरेंस आ गया, माइनस करोगे अगर तो कहोगे 7.5 का डिफरेंस है, मतलब आधा। तो मतलब 15 का आधा 7.5, तो 75 में 7.5 ऐड करोगे तो अपने इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है 8 साढ़े 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो 5 घंटा यहाँ से ले लिया 75 डिग्री तक, और 7.5 यहाँ से ले लिया, तो आधा हो गया ना, 5 hours 30 मिनट हो गया। कि 7.5 डिग्री में आधा घंटा है, तभी तो 15 डिग्री में 1 घंटा है, हाफ आवर होगा 7.5 डिग्री में। तो इंडिया का वही है 75 प्लस 77.5। ओके, तो साढ़े अपना इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम कैसे 82.5 डिग्री है, समझ में आया ये, और 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है? आप बोलोगे सर ऐसे तो जैसे ये इंडिया है तो ये गुजरात से और ये अरुणाचल तक तो लाइन नहीं जाती क्या, तो कोई डिफरेंस क्यों नहीं होता? तो सर होता है डिफरेंस 2 घंटे का, 2 लाइन गुजरती हैं मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। बट आपने यहाँ किसी को बुलाया 11 बजे और वो आ रहा है 1 बजे, आप गुजरात में अपने बोल रहे हो 11 बजे, वो आ रहा है 1 बजे, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए यहाँ से लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, वरना दिमाग में घिचपिच हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखो 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन फ़र्क नहीं है उससे। अपन ने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट माना है, बस उसका मतलब है 5:30 अहेड ऑफ GMT। और अगर पीछे होता, पीछे साइड, तो उतना कम होता रहता। इसमें 12 बजेंगे तो इसमें रात के 11 बजेंगे, 10 बजेंगे, 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, समझे? और ऐसे 180 डिग्री तक जाओगे तो वहाँ डेट चेंज हो जाएगी। फिर अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो एक दिन गेन करोगे, ईस्ट से वेस्ट में जाओगे एक दिन लूज करोगे, खत्म। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडस इन नेपाल? इंडस रिवर है जो, इंडस पता होगा, नेपाल में उसका नाम क्या है? नेपाल से निकलती है ना, तो उसका नेपाल में नाम है सिंगी खम्बान। अपना माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही तो है, सागर माथा। इंडिया में भी आपकी कई चीज़ें हैं, बात ही कर लेते हैं। अब इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा और सही है कि नहीं, यहाँ पढ़ते हैं। ये सब तो नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो बैक जाके या पॉज करके। अच्छा ये इंडिया है, ठीक है, इधर आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। रेंज पता है क्या होती है? रेंज मतलब जहाँ बहुत सारे पहाड़ हो, बहुत सारे पहाड़ हो इकट्ठे एक जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली रेंज है, ठीक है। आपकी एक इधर है विंध्यान रेंज, इसके नीचे आपकी सतपुड़ा रेंज है। इधर आपके वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, सॉरी ईस्टर्न है, ईस्टर्न घाट, इधर आपका वेस्टर्न घाट।
बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये पता होगा, अरावली रेंज इधर है, विंध्यान इधर, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट। अच्छा, अब आपका क्या पूछ लेगा एग्जाम में, क्या पूछ लेगा कि अरावली रेंज की, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उनमें से सबसे ऊंची पीक कौन सी है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, यहाँ लिखते हैं ऐसे इस कलर से, तो नोट करो, ये क्या पेन है, गुरु शिखर, ठीक है। विंध्यान की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सद्भावना शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, धूपगढ़। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, जिंदागढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आएंगे। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना है। अरावली, विंध्यान, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अरावली में गुरु शिखर, विंध्यान की सद्भावना शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़, ईस्टर्न घाट की जिंदागढ़, वेस्टर्न घाट की अनाईमुड़ी। खत्म। तो क्या पूछा था, इंडस का नेपाल में नाम सिंगी खम्बान है, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम सागर माथा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का हमने पढ़ा ही था। अच्छा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये स्लोगन किसने दिया था, जॉन लुइस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे कई सारे ऐसे हैं स्लोगन, लेकिन सब तो नहीं पढ़ सकते, मेन में नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ मेन मेन ऐसे हैं। यहीं जाना पड़ेगा। इसको खाली करते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा ये सब, ठीक है, ये इतने में हो जाएगा। अच्छा, आपका एक था स्लोगन, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। एक था करो या मरो। हम्म, एक है आपका वी वांट आवर फ्रीडम नाउ। और साइमन गो बैक, ये बहुत फेमस है। साइमन गो बैक पता है किस टाइम में हुआ था, चलो बताते हैं, तो इसके लिए जगह छोड़ दे रहे हैं। आपका आराम हराम है, ये है एक, ठीक है। तो भारत छोड़ो किसने बोला था, भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। वी वॉन्ट आवर फ्रीडम नाउ, इसका नारा किसने दिया था, जॉन लुइस थे, हे जॉन लुइस, इन्होंने दिया था। साइमन गो बैक,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक का नारा दिया था। ये नारा आया कब था? 1927 में। उस टाइम कांग्रेस के हेड कौन थे? ये हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। इस टाइम में कांग्रेस के हेड थे M.A. अंसारी। ठीक है। वाइसरॉय कौन थे 1927 में? लॉर्ड इरविन। ठीक है। अच्छा, आराम हराम में रह गया। आराम हराम में तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। लाल नेहरू। ठीक है। तो भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, वी वांट ऑफ फ्रीडम नाउ जॉन लुइस, साइमन गोबैक, लाला लाजपत राय, आराम हराम में जवाहरलाल नेहरू। ये भी ध्यान रखना 1927 में हुआ था साइमन गोबैक। इरविन वाइसरॉय थे और M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? सॉल्ट वाटर लेक पता है इंडिया की? लार्जेस्ट में दो कैटेगरी हो जाती हैं। एक आपका क्या बोलेंगे, इनलैंड बोल लेंगे, एक आपकी लगून लेक। ठीक है, सीडीएस की ज्योग्राफी पढ़ोगे क्या क्या फ़र्क होता है इनलैंड और लगून में। तो इनलैंड में आती है आपकी सांभर, जी पड़ती है राजस्थान में। मैं अभी सॉल्ट वाटर बता रहा हूँ। और लगून में आपकी चिल्का लेक, INS चिल्का सुना होगा ना, कहाँ है? उड़ीसा में। तो हम देख रहे हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन कौन सी है। इनलैंड में है सांबर राजस्थान, लगून में है चिल्का उड़ीसा। ठीक है। फ्रेश वाटर पूछा था, फ्रेश वाटर है वुलर लेक, कहाँ है? जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और हाँ, अच्छा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड में कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, ये तो इंडिया की तो देख ली वुलर है। वर्ल्ड की में भी दो कैटेगरी है आपकी। दो कैटेगरी है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एक एरिया के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम मतलब कितना पानी है उसमें, कितना वॉल्यूम है। एक एरिया के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आती है बैकाल, और एरिया के अकॉर्डिंग है सुपीरियर। बैकाल और सुपीरियर याद रखना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, इंडिया की वुलर फ्रेश वाटर है। सॉल्ट वाटर में सांबर और चिल्का। तो बढ़िया, चलो। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो सबको पता होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क पता है क्या? इंडिया का तो ये है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क, यह है येलो स्टोन, इसका नाम है। यह आपका आएगा एग्जाम में पक्का, मतलब कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क येलो स्टोन USA में है। ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ है? मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो वो उस स्टेट में है जिस स्टेट ने रणजी जीता है। उस स्टेट में है जो 2023 में होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस साल 2022 में किसने किया था? हरियाणा ने किया था। जीता कौन था? हरियाणा ही जीता था। होस्ट भी यही था। 2023 में होस्ट करेगा मध्य प्रदेश। ये करेंट अफेयर्स का आ गया, मध्य प्रदेश है ऑब्वियसली। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नेशनल पार्क हैं इंडिया के। ठीक है।
बस काफ़ी इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्स मेजर रिवर इज़ अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ये तो आप ऐसे स्टेटिक की तरह याद करो। जो नील नदी है वो लार्जेस्ट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। नॉर्थ फ्लोइंग ज़्यादातर नहीं होती, नॉर्थ मतलब होता है ऊपर साइड, क्योंकि स्लोप अपना नीचे होता है, लेकिन नॉर्थ साइड फ्लोइंग रिवर नील है। When was the Constitution of India was adopted? देखो इसमें दो टर्म होते हैं। एक होता है आपका इनेक्ट और अडॉप्ट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक आपका होता है एनफोर्स और कमेंस, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इनेक्ट अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है, मतलब मान लो क्या बोलोगे हिंदी में, मतलब कि तैयार हो गया या फिर अपना लिया, अपनाया। और एनफोर्स या कमेंस का मतलब होता है लागू करना, लागू किया। ठीक है, तो इनेक्ट अडॉप्ट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, एनफोर्स और कमेंस कब हुआ था, जब अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो क्या पूछा था, एडॉप्ट पूछा था। एडॉप्ट हुआ था नवंबर 26 1949 को। कंफ्यूज नहीं होना है, इनेक्ट एडॉप्ट आए इन दोनों में से कोई, तो नवंबर 1949। एनफोर्स कमेंस आए, उसे ज़्यादातर ही आता है इनेक्ट या अडॉप्ट आए, जिससे कंफ्यूज होकर लड़के इस पर टिक लगा देते हैं। तो मैक्सिमम इनेक्ट एडॉप्ट याद रखना है, कब आता है 26 जनवरी नवंबर 1949। एनफोर्स और कमेंस 26 जनवरी 1950। बस ठीक है, खत्म। करीबन इसके 15 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 15 क्वेश्चंस और हैं। आपका ऑलमोस्ट जियो और पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा इतने में, इससे ऊपर नहीं आएगा कुछ, इतने में आएगा और आप कर लोगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।